नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी मेंस पॉलिटी का एक क्वेश्चन कवर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आंसर को काफ़ी आसान शब्दों में लिखा गया है। उम्मीद है आपको ये एक बार में समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सभी लोग मॉक टेस्ट को बनाने का प्रयास करें, अपने मार्क्स को कमेंट करें। काफ़ी कम लोग ही जो है इसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो प्रश्न है, हमारा आज का प्रश्न है न्यायिक पुनरीक्षण और इससे संबंधित जो मूल ढांचा है, उसमें जो वाद विवाद हुआ है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि कोई मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्हें लगता है कि 66वीं बीपीएससी पीटी और मेंस के लिए जो है सिलसिलेवार ढंग से क्लास स्टार्ट होनी चाहिए, तो वे ज़रूर कमेंट करें। और अगर उसमें क्लास स्टार्ट होती है, कई सारे बच्चे अगर कई सारे साथी अगर उसमें सहमति जताते हैं, तो वो शुरू होगी। और वो जो है एक पेड बैच शुरू होगा, जिसमें कि आपको सिलसिलेवार तरीके से बीपीएससी 66वीं के लिए सभी विषयों का लेक्चर, उसका पीडीएफ, मैथ के लेक्चर, फिर मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस में एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा। उसके अलावा मेंस में ही जो है करंट अफेयर्स भी कवर किया जाएगा। प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट, उसके अलावा जो है स्टैटिक्स का लाइव क्लास। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा और यदि आप सहमति जताते हैं तो ही इसे शुरू किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा न्यायपालिका जो है ये कार्यपालिका और विधायिका के ऐसे कानूनों और आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आदर्शों का अतिक्रमण करता हो। तो न्यायपालिका के इस शक्ति को न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। हमारा जो आज का टॉपिक है, तो न्यायिक पुनरीक्षण किसे कह रहे हैं हम लोग? तो न्यायपालिका के पास ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका जो है ये कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका के नियम या कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो कब करेगी असंवैधानिक घोषित? तब करेगी जब ये जो है इनके कार्यपालिका और विधायिका के नियम या उनके द्वारा किए गए कार्य संविधान के आदर्शों का अतिक्रमण कर दें। तो उस केस में न्यायपालिका को अधिकार है कि वह इसे निरस्त कर सकती है। और न्यायपालिका की यह शक्ति जो है न्यायिक पुनरीक्षण कहलाती है। देखें, इस शक्ति को न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा ही न्यायपालिका जो है संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करती है। तो ये स्पेशल पावर मिला है न्यायपालिका को, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण की जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण हेतु दो प्रमुख आधार हैं। हमारा जो संविधान है इसमें न्यायिक पुनरीक्षण के दो महत्वपूर्ण आधार हैं और इसी आधार पर जो है न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। ये जो आधार हैं, इसी आधार पर जो है न्यायपालिका को ये शक्ति मिली हुई है और इसी आधार के द्वारा ही, इसी आधार के कारण ही न्यायपालिका जो है उन कानूनों को, उन नियमों को निरस्त कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे का अतिक्रमण करता हो। देखिए, इसमें कहता है संविधान का अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 32 मूल अधिकार के संबंध में न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है। ये शक्ति प्रदान होता है इन अनुच्छेद से। वहीं अनुच्छेद 131 तथा अनुच्छेद 132 केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनरीक्षण का अधिकार न्यायपालिका को देता है। तो चार अनुच्छेद हम लोगों ने देखा। पहला 13 और 32 जो है ये मूल अधिकार के संबंध में न्यायपालिका को शक्ति मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 131 और 132 जो है ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसका पुनरीक्षण का अधिकार न्यायपालिका को देता है।
देखिए अनुच्छेद 13 के तहत दिए गए जो मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कहा गया है। इसके अलावा यदि संघ या राज्य की विधायिका द्वारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है और न्यायालय को अधिकार है कि वह ऐसे कानून को निरस्त कर सकता है। यदि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय की शरण ले सकते हैं और उस केस में न्यायालय को अधिकार है कि केंद्र या राज्य द्वारा बनाई गई जो नियम कानून है उनको निरस्त किया जा सके। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रिट भी जारी किए जाते हैं। देखिए न्यायपालिका जो है ये संविधान का अभिभावक कहलाता है। संविधान की रक्षा का दायित्व जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का ही है और उसे इतनी शक्ति दी गई है कि वह एक अभिभावक की भांति कार्य कर सके। उसे ऐसे नियम कानून को निरस्त करने की शक्ति दी गई है जो हमारे मौलिक अधिकार या संविधान के मूल ढांचे का अतिक्रमण करता हो। यदि अगर उसे शक्ति नहीं मिलती तो जो है हमारे जो आज जितनी सहजता से हम लोग कार्य कर पाते हैं या अपनी बात रख पाते हैं शायद ये नहीं कर पाते। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। कई दफ़ा ये पीटी में पूछा जा चुका है, ठीक है, जिसके आधार पर वह किसी कानून की वैधता की जांच करता है। ये जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और इसी सिद्धांत के आधार पर किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा जब कभी भी संविधान की व्याख्या में गतिरोध एवं अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न होती है तो न्यायालय जो है ये प्रस्तावना का सहारा लेती है, ठीक है। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मूल ढांचे की जो उत्पत्ति हुई है ये प्रस्तावना से ही हुई है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि मूल ढांचे का कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होता है तो न्यायालय प्रस्तावना का सहारा लेती है और इसी के आधार पर निर्णय देती है। संविधान के मूल ढांचे के संबंध में कई जो है वाद न्यायालय के समक्ष आए जिसमें न्यायालय ने समय समय पर न्यायिक पुनरीक्षण का प्रयोग करके निर्णय लिया। अब इन वाद को देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे देखें केशवानंद भारतीवाद, तो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का मूल ढांचा अपरिवर्तित है तथा इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान में हम लोग संशोधन कर सकते हैं लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल ढांचा के संबंध में न्यायपालिका द्वारा कोई स्पष्ट मानक तय नहीं किया गया है कि ये सारी चीज़ें जो है मूल ढांचा है, लेकिन ये तो तय कैसे किया जाता है, ये समय समय पर अलग अलग जो है तय किया गया है। हो सकता है आगे भी किया जाए। तो किन किन वाद में जो है न्यायपालिका ने किन चीज़ों को मूल ढांचा का संज्ञा दिया है उन सभी को आगे जानेंगे। लेकिन फिर भी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में किन तत्वों का समाकलन किया गया है। जैसे अगला जो वाद है इंदिरा बनाम राजनारायण मामला। देखिए अपने इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि विधि का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है ये संविधान का मूल ढांचा है। तो ये जब वाद उत्पन्न हुआ तो इसमें जो है न्यायालय के द्वारा इन सभी चीज़ों को, विधि का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, इसको संविधान का मूल ढांचा माना गया। इसके अलावा अगर बात की जाए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला, तो इस वाद में न्यायालय ने संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में सामंजस्य को मूल ढांचा माना और इसे मूल ढांचा का संज्ञा दिया। अगला जो है भाम सिंह जी मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी संविधान का मूल ढांचा है।
तो इस मामले से पहले जो है कहीं ना कहीं यह नहीं कहा गया, या उससे पहले जो है जो मिनर्वा मिल्स मामला था उसमें ये बातें नहीं कही गई थी, लेकिन उसे अपने निर्णय में कोर्ट ने मूल ढांचा का संज्ञा दे दिया। जैसे अगर बात की जाए तो जैसे भाम सिंह जी मामला में कहा गया कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये संविधान का मूल ढांचा है, और मूल ढांचे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कार्य जो है नहीं किया जा सकता। आगे बात करें इंदिरा साहनी मामला, तो देखिए इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन जो है ये भी संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एसआर बॉम्बे मामला। इस वाद में न्यायपालिका ने संघवाद, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को संविधान का मूल ढांचा माना। ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है न्यायपालिका ने कई सारे तथ्यों को जो है संविधान का मूल ढांचा माना, और जब न्यायपालिका जो है संविधान का मूल ढांचा मानती है तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि एसआर बॉम्बे मामला में जो है संघवाद, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को मूल ढांचा माना गया। तो कई सारे वाद जो हुए जिसमें अलग अलग वाद में अलग अलग तथ्यों को मूल ढांचा न्यायपालिका के द्वारा माना गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संविधान में जो है आधारभूत अवसंरचना के स्पष्ट नहीं होने के कारण इसका निर्धारण जो है न्यायपालिका अपने विवेक के आधार पर करता है। ठीक है, क्योंकि ये ही मूल ढांचा है, ये कोई फिक्स नहीं है। ये जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि न्यायपालिका को लगता है कि इस निर्णय से संविधान का अतिक्रमण हो सकता है, तो वो मूल ढांचा का कंसेप्ट देती है अपने विवेक के आधार पर, और इस कारण जो है विवादों का भी जन्म होता है। क्योंकि जो चीज़ पहले मूल ढांचा नहीं रहती, अगर न्यायपालिका उसे घोषित करती है तो निश्चित ही इसमें विवाद भी उत्पन्न होता है। न्यायपालिका के निर्णय के अनुसार मूल ढांचे का विस्तार होता जाता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कई सारे वाद विवाद में, क्योंकि इसका कोई मूल सिद्धांत नहीं है, इसीलिए इसमें न्यायपालिका के निर्णयों के अनुसार ही विस्तार होता है। तो इतनी बातें इसमें हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।